नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल कॉरिडोर के बारे में जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। देखो कल हमने डिस्कस किया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर अफ्रीका में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किस तरीके से यूएसए अपने लॉबिटो कॉरिडोर से टैकल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब भी नाम आता है इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा गया है, बहुत ज्यादा इसके बारे में एनालिसिस की गई है। बट जब मिडिल कॉरिडोर की बात आती है तो इसके बारे में उतना किसी ने नहीं सुना है या इसकी इतनी बात नहीं की जाती है। बट एक्चुअल में अगर आप मिडिल कॉरिडोर को समझ लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि मिडिल कॉरिडोर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, जैसे इंडिया जैसे बड़े स्टेक होल्डर, जैसे यूएसए जैसे बड़े स्टेक होल्डर को बाईपास करने की कोशिश की गई है। रशिया के डोमिनेंस को बाईपास करने की कोशिश की गई है। इसलिए अगर मिडिल कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर में पावर शिफ्टिंग का दम रखता है, और इसीलिए मिडिल कॉरिडोर को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि आज से हम रोज 2 वीडियो करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो हमारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो होगी, जैसे कल हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे लॉबिटो कॉरिडोर से काउंटर किया जा रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वो एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो है। उसके अलावा जैसे आईनेट पे एक पूरी इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऊपर एक पूरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो बन सकती है। जैसे ये हम करने जा रहे हैं मिडिल कॉरिडोर, ये एक पूरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो है। तो इसी तरीके की वीडियो एक रोज हम करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी करंट इवेंट के ऊपर हमेशा से जो वीडियो आती थी वो एक करेंगे। तो 2 वीडियोस हमारी रोज आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दीस वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडिल कॉरिडोर का डिस्कशन। देखो, जब आप मिडिल कॉरिडोर की बात करते हो तो ये जो मिडिल कॉरिडोर है इसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, लाइक कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके अलावा अजरबैजान इन्वॉल्व है इसमें, उसके अलावा टर्की इन्वॉल्व है, जॉर्जिया इन्वॉल्व है, और चाइना का तो प्रोजेक्ट ये है ही। तो इतनी सारी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट से एक्चुअल में क्या होने वाला है कि जो रशिया का हमेशा से डोमिनेंस होता था यूरोपियन ट्रेड में, उसको काउंटर करने की कोशिश या उसका एक ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये मिडिल कॉरिडोर का पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे पूरे यूरेशियन ट्रेड को ये बदल करके रख देगा, और जियोपॉलिटिक्स में पावर पूरा इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। समझते हैं कैसे होगा, उसको बहुत डिटेल में हम देखेंगे। अब देखो, इस यूरेशियन ट्रेड को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि टर्की की इंपॉर्टेंस क्या है पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। आपको पता है कि टर्की को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है यूएस, रशिया बहुत कंसर्न रहता है, अब तो चाइना भी बहुत ज्यादा कंसर्न रहने लगा है टर्की को लेकर के। वह इतना कंसर्न ये सारी कंट्रीज क्यों रहती है उसको आप समझने की कोशिश करना। देखो, टर्की की जो लोकेशन है ना जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस लोकेशन से आपको सीधा अफ्रीका में एक्सेस मिलता है, मिडिल ईस्ट में तो एक्सेस है ही आपके पास, अजरबैजान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलता है, और फिर ब्लैक सी के थ्रू आपको यूरोप में भी एक्सेस मिलता है। और इसीलिए टर्की के इसी इंपॉर्टेंस की वजह से, इसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से यूएसए, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज टर्की में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। अब इसीलिए आप देखते हो कि ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंस है, और इसी इंपॉर्टेंस को चाइना ने समझ करके टर्की के साथ मिडिल कॉरिडोर में हाथ मिलाया। और फिर आप ऐसी न्यूज सामने देखते हो जहां पर चाइना को टर्की ने और टर्की चाइना ने मिल करके मिडिल कॉरिडोर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और ये न्यूज 2022 की है। और इसी के बाद आप देखते हो कि नेटो के अंदर में टर्की को पूरा साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि नेटो में स्वीडन की मेंबरशिप नहीं चाहता था टर्की। टर्की कभी नहीं चाहता था कि स्वीडन जो है वो नेटो के अंदर इन्वॉल्व हो या नेटो का मेंबर बने। क्यों? क्योंकि स्वीडन में कहता है, टर्की का ऐसा कहना है कि स्वीडन के अंदर में कुर्दिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको स्वीडन हमेशा शरर देता है। और टर्की और हंगरी मिल करके स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप बहुत टाइम से रोक रहे थे। लेकिन आपने देखा टर्की को साइडलाइन किया गया, स्वीडन को और फिनलैंड को मेंबर बनाया गया नेटो का। वो साइडलाइन एक्चुअली में इसी मिडिल कॉरिडोर और चाइना के साथ जो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो सुधरते जा रहे हैं दिन बाय दिन, और जो मिडिल कॉरिडोर पे पूरा काम हो रहा है, उसको लेकर के टर्की को साइडलाइन किया गया है। कैसे किया गया उसको समझने की कोशिश कर। देखो, चाइना कर क्या रहा है। चाइना बेसिकली चाइना से यूरोप में एक पूरा रूट बना रहा है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? इसमें कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, उसके साथ साथ अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की जैसी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इन कंट्रीज को इन्वॉल्व करके बिल्कुल सेंट्रल एशिया से होते हुए, मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप में जाने का एक रास्ता बना रहा है चाइना। सिंपल सा यही पूरा प्रोजेक्ट है। और इससे वो क्या कर रहा है, जो रशिया की डोमिनेंस थी, जो रशिया का नॉर्दर्न कॉरिडोर था जिससे यूरेशियन ट्रेड पूरा हुआ करता था पहले, उसको एक तो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है रशिया के डोमिनेंस को, और दूसरी तरफ वो रशिया क्योंकि इतना डिस्टर्ब्ड है उसकी वजह से भी एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल रहा है। अब देखो, पहले अगर आप मैप से समझोगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो देखो पहले अगर आपको चाइना से यूरोप कोई सामान ले जाना है, या चाइना और यूरोप के बीच में ट्रेड करना है, या एशिया से यूरोप के बीच में ट्रेड करना है, तो 2 रूट्स है आपके पास। एक तो नॉर्दर्न कॉरिडोर का रूट था,
और ये नॉर्दर्न कॉरिडोर का रूट आप देख रहे हो कि पूरा मेजरली ये रशिया से होकर के जा रहा है। जाहिर सी बात है, किसी कंट्री की टेरिटरी से होकर के जा रहा है, तो इस पर रशिया का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। अब रशिया एक बहुत डिस्टर्ब्ड कंट्री है, आप समझना इस चीज को, बहुत सारे डिस्प्यूट में पड़ा रहता है। 2014 में क्राइमिया का डिस्प्यूट हुआ, क्राइमिया वाले रीजन को लेकर के काफी सारे सैंक्शंस लगे, यहाँ पर नुकसान हुआ रशिया को। उसके अलावा अभी रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर व्लादिवोस्तोक का पोर्ट है, मंचूरिया वाली पूरी प्रोविंस है, उसको लेकर के इशू है चाइना के साथ ही, इसमें भी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर रशिया एक डिस्टर्ब्ड कंट्री है, उसकी वजह से ट्रेड में नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव मिडिल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। अब इसका जो और ऑल्टरनेटिव था, दूसरा रास्ता जो कि इंडियन ओशियन से जाता था। अब यहाँ पे चाइना को क्या करना है कि चाइना को साउथ चाइना सी में आना है, उसके बाद यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से होकर के इंडियन ओशियन में एंटर करता है, और उसके बाद यहाँ पर ये स्विस कनाल से होकर के यूरोप में जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है चाइना को। एक तो स्विस कनाल वाले चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, फिर ये पूरे जो रेड सी का एरिया है, ये बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है। अभी आपने सुना कि येमेन के हाउदी रिबल्स ने किस तरीके से रेड सी में शिप्स को टारगेट किया, और ये मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब्ड रहता ही है, तो रेड सी उसकी वजह से डिस्टर्ब रहता है। अभी हाउदी रिबल्स हैं, इसके पहले सोमालियन पायरेट्स यहाँ पर काफी ज्यादा आतंक मचाया करते थे, तो इसलिए रेड सी का एरिया काफी डिस्टर्ब्ड है। इंडियन ओशियन बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है, और इंडियन ओशियंस में बहुत ज्यादा डोमिनेंस इंडिया का है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया पूरे इंडियन ओशन के ऊपर चेक रख पाता है। मलक्का स्टेट को कभी भी चोक कर सकता है, और इंडिया चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, आपको पता है, अक्साई चीन को लेकर के इश्यूज हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इश्यूज हैं, तो इन इश्यूज को लेकर के कभी भी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और अगर मलक्का स्टेट जैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है उसको आप चोक कर देते हो, तो चाइना का पूरा 80% ट्रेड जो कि इस रूट से होता है वो रुक जाएगा, चाइना 10 मिनट में घुटनों पर आ जाएगा। एंड यू नो यूएसए इज वेरी मच इन्वॉल्व एंड वेरी मच एक्टिव, यहाँ पैसिफिक में भी, साउथ चाइना सी में भी, और इंडियन ओशियन में भी। तो इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए बेसिकली चाइना ने मार्वलस प्लान निकाला है, जिसको भी मिडिल कॉरिडोर कहता है। और ये मिडिल कॉरिडोर से आप सीधा कजाकिस्तान में एंटर करोगे चाइना से, और कजाकिस्तान के बाद सीधा आप आओगे अजरबैजान में, और उसके बाद आप जॉर्जिया एंड थ्रू जॉर्जिया आप सीधा चले जाना यूरोप के अंदर में। ये उनका कोशिश है टर्की से होकर के। लेकिन ये तो सारी अच्छी बातें मैंने आपको इस मिडिल कॉरिडोर की बता दी। इसमें मिडिल कॉरिडोर के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके साथ, कुछ चैलेंजेस भी हैं इस मिडिल कॉरिडोर में। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज इस मिडिल कॉरिडोर के अंदर में क्या है कि आपने रशिया क्योंकि डिस्टर्ब्ड कंट्री है, इसलिए आप ये मिडिल कॉरिडोर बना रहे हो, लेकिन इसी मिडिल कॉरिडोर में आप अजरबैजान को इन्वॉल्व कर रहे हो। देखो, अजरबैजान की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली रूट की वजह से, क्योंकि ये कनेक्ट करता है पूरे सेंट्रल एशिया को इधर से, तो इस वजह से भी, और बाकू ऑयल फील्ड की वजह से भी है। लेकिन अजरबैजान अगेन एक डिस्टर्ब्ड कंट्री है। अजरबैजान के अपने डिस्प्यूट्स हैं अर्मेनिया के साथ में। अर्मेनिया के साथ में नगोर्नो काराबाग के रीजन को लेकर के डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है, कितने सालों से चल रहा है, और इसको खत्म होने का ये डिस्प्यूट नाम नहीं ले रहा है। तो अगेन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज टर्की खुद है। टर्की बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, किसके साथ? ग्रीस के साथ में। और ग्रीस के साथ में डिस्प्यूट को लेकर के हमेशा यूएस यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है, समझाता है टर्की को ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप भी वहीं पर इन्वॉल्व हो जाओगे टर्की के अंदर में। तो एक कंट्री से बचने के लिए आपने दो कंट्री में अपनी टांग फंसा ली, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है पूरा शिफ्ट होने का, स्टैंडर्डाइज रेट बनाने का। जो रशिया का नॉर्दर्न रूट था, वो बहुत टाइम से उस पर ऊपर ट्रेड चल रहा है, और आप समझ लो कि वो ट्रेड इतने डिस्टर्ब्ड समय में भी सिर्फ उसका 10% ट्रेड ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। ये पूरा मिडिल कॉरिडोर स्टार्ट हो गया, काम चल रहा है, इस पे जा रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन सिर्फ 10% ही ट्रेड यहाँ पर अभी भी ट्रांसफर हो पाया है। उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें ये एक चीज कि इसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। कजाकिस्तान इन्वॉल्व है, अजरबैजान इन्वॉल्व है, जॉर्जिया, टर्की जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं, अपने टैरिफ्स हैं, अपने रेट्स हैं। उन सबको स्टैंडर्डाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए, और वो चैलेंज कैसे चाइना ओवरटेक करता है वो कमिंग ईयर्स में पता चल पाएगा। लेकिन ये जो मिडिल कॉरिडोर है, जो स्टांस चाइना को लगा था कि यूएसए इसको काउंटर करेगा, बट एक्चुअल में यूएसए इज वेरी हैप्पी विद द मिडिल कॉरिडोर, या वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज बहुत खुश हैं इस मिडिल कॉरिडोर की वजह से, क्योंकि उनको जो रशिया का डोमिनेंस था वो खत्म होता नजर आ रहा है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। उनको किसी डिस्टर्ब्ड एरिया से नहीं निकल करके जाना पड़ेगा। इससे यूएस की मेजरली दो फायदे हो रहे हैं। एक फायदा तो सिंपल ये हो रहा है कि जो रशिया का डोमिनेंस था पूरे यूरेशियन ट्रेड के ऊपर में, एशिया से यूरोप के ट्रेड के ऊपर में, वो यहां से खत्म हो जाएगा, और रशिया का कोई बड़ा स्टेक होल्डर नहीं बचेगा रशिया इस पूरे रूट पर। रशिया का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था उस पूरे नॉर्दर्न कॉरिडोर के ऊपर में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया रशिया शेयर करता था। उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा फायदा यूएसए को इसका ये होगा कि यूएसए इस मिडिल कॉरिडोर के थ्रू
जो बहुत लुक्रेटिव मार्केट है पूरे सेंट्रल एशिया का, उस लुक्रेटिव मार्केट पर अपनी पकड़ बना पाएगा यूएसए। ये जो सेंट्रल एशिया का मार्केट था, ये हमेशा पहले रशिया के डोमिनेंस में रहता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, ये पहले रशिया की पार्ट हुआ करती थी, यूएसएसआर की पार्ट हुआ करती थी, आजादी के बाद अलग हो गई थी, लेकिन रहती हमेशा रशिया के डोमिनेंस में थी या रशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी। अब यहाँ पर चाइना ने एंटर किया अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के, और इस मिडिल कॉरिडोर के थ्रू ये सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा जो मार्केट है, कजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, ये सारे मार्केट्स यूएसए और यूरोपियन कंट्री, चाइना जैसी कंट्रीज के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर यूएसए का ये दोनों बहुत ही फायदेमंद चीज है, और इसीलिए यूएसए इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मिडिल कॉरिडोर, और वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक को इस मिडिल कॉरिडोर पर शिफ्ट किया जाए। तो एक्चुअल में ये यूएसए के भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब यहाँ से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसमें लॉस किस कंट्री का है, इसमें एक तो रशिया का बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज रशिया की जो पूरी डोमिनेंस थी वो खत्म होने वाली है पूरे यूरेशियन ट्रेड के अंदर में। और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी है, क्योंकि जिस इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया हमेशा चाइना पर चेक रख सकता था, या हमेशा इंडियन ओशन को यूज करके चाइना के ऊपर अपनी डोमिनेंस बना सकता था इंडिया, वो डोमिनेंस का एक पूरा ऑल्टरनेटिव मिडिल कॉरिडोर बन करके आ गया है। सो दिस इज द जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द मिडिल कॉरिडोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।